नमस्कार साथियों। एक तो कल हमने ये जो लिखा था सती चोरा घाट की घटना, ये 27 जून है। ये हमने कल मिस्टेक से 30 जून लिख लिया था। और इस प्रकार की कोई मिस्टेक आपको लगे कि भाई सर हमने ये पढ़ रखा है, तो आप मुझे बता दिया करो, वो चीज़ें मैं आपकी दुरुस्त करवा दूंगा। जैसे भी किसी साथी ने मुझसे मंगल पांडे को फांसी को लेकर के एक मुझसे सवाल पूछा था। वो कह रहा था कि हमने सर 6 अप्रैल पढ़ा हुआ, लेकिन उसका उत्तर जो है 8 अप्रैल ही है। ठीक है। फिर आप देखो कि ये जो क्लासें हैं, ये बार बार एक बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये आप पूरा सिलेबस कराओगे क्या? हाँ भाई बिल्कुल, पूरा ये जो खंड है हम पूरा ही खंड करवाएंगे। बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधा, हाँ कोई स्वास्थ्य को लेकर के यदि हो सकती है तो वो मैं कह नहीं सकता। बाकी हम ये जो क्लास हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आप लोग निश्चित रहिए। और आपको यदि ये क्लासें ठीक लग रही है तो जैसे मैं आपको मन से पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी इसको मन से शेयर कीजिए। आपको जैसी क्लास लगे, ठीक लगे, तो आप इस पर ठीक कमेंट कीजिए। आपको यदि कुछ और लगे तो कुछ और प्रकार का कमेंट आप इस पर कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने सती चोरा घाट पर हमने बात कर ली थी। और एक जैसे आप लोग नई क्लास को देखें तो उससे पहले पुरानी क्लासें आप लोग देखें। पुरानी क्लासें आप लोग देखोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारी ये शायद 5वीं क्लास है, शायद क्रांति के ऊपर। तो इससे पीछे की 4 क्लासें आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो सारी क्लासें आप लोग देख करके आइए। उससे आपको ज़्यादा समझ बनेगी। क्योंकि इतिहास में चीज़ें, जैसे एक बच्चे बार बार बोलते हैं सर में याद नहीं होता है। याद नहीं होने के कारण ये भी रहता है कि बच्चा उसको कंटिन्यू नहीं पढ़ता है। कंटिन्यू नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि उसको सीक्वेंस से नहीं पढ़ता है। आप यदि सीक्वेंस से पढ़ोगे इतिहास को, यदि थोड़ा विस्तृत पढ़ोगे, प्रामाणिक पढ़ोगे, तो आपको इतिहास जो आप बोलते हो उस समय याद नहीं होता है। इस प्रकार की जो समस्या वो खत्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सीक्वेंस से पढ़िए, प्रामाणिक पढ़िए, विस्तृत पढ़िए। तो सती चौरा घाट की बात हुई हमारे बीच में। कल हम लोगों ने फिर अजीजन बाई की हम लोगों ने बात की थी, हुलास सिंह की हम लोगों ने बात की थी, कैम्पबेल ने वापस अधिकार किया, ये बातें हम लोगों ने देख ली थी कल। हमने बिहार के शेर कुंवर सिंह की हमने बात की कल। फिर हमने ये भी देखा, झांसी पर हम लोगों ने बात की थी। और झांसी पर हमने अच्छे फैक्ट भी साझा किए थे, वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर हमने ये धनगढ़ जो उनकी तोप वगैरह, फिरोज ने कहा विद्रोही में सोई महिला एकमात्र मर्द है। ये सवाल खूब पूछा गया सवाल है। स्मिथ का जो सवाल है ये भी एक अच्छा सवाल बनता है। फिर इनकी समाधि ग्वालियर में, ये वाला सवाल भी आया हुआ है। मंदरा कांसी इनके सहयोगी और झलकारी बाई इनकी हमशक्ल हुआ करती थी। फिर इन पर जो रचनाएं लिखी गई है उसमें एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है खूब लड़ी मर्दानी, और वृंदावन लाल वर्मा का एक उपन्यास है झांसी की रानी। फिर हमने, हमारे बीकानेर के हैं ये अमरचंद बांठिया, अमरचंद बांठिया पर हम लोगों ने बात की थी कल। फिर हमने और भी बातें की। बरेली में हम लोगों ने बात की थी। बरेली में जो नेतृत्व है वो खान बहादुर खान का नेतृत्व था। और पहले खान बहादुर खान के द्वारा दिलचस्पी नहीं दिखाई गई थी, और बाद में हमने देखा कि ये विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार करता है। ये बातें भी हमने कल पढ़ी थी। और यहाँ जो सेनापति है बख्त खां है, और ये बख्त खां जो है आगे चल कर के दिल्ली में जब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह होगा, तो हम देखेंगे कि वहाँ जो एक 10 सदस्यों की कमेटी बनती है, उसका जो प्रमुख है वो बख्त खां ही हुआ करता था। ये बातें भी हम लोगों ने कल देख ली थी। फिर बरेली वाले मामले में एक रोचक बात हमने देखी कि वहाँ सरकार के द्वारा 50,000 रुपये का एक बजट आवंटित किया गया कि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं वो करवाए जाएं, लेकिन इनको यहाँ सफलता प्राप्त नहीं होती है। और फिर विंसेंट आयर के द्वारा मई 1858 में यह अधिकार भी कर लिया गया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब आगे की कहानी में आता है मौलवी मौलवी अहमदुल्ला। एक आपने पढ़ा है अजीमुल्ला। अजीमुल्ला अलग है, अजीमुल्ला वकील है नाना साहब का, वो चीज़ हम लोगों ने देख ली है। ठीक है। अब ये हैं आपके अहमदुल्ला। और अहमदुल्ला मूलतः थे अर्काट मद्रास के, मूलतः मद्रास के थे ये। और बाद में ये उत्तर भारत आ जाते हैं, और इनके हमें कुछ उपनाम मिलते हैं। उपनाम में एक इनको पागल कहा गया है, एक इनको नक्कारा साह या इनको कहा गया है डंका साह, या एक इनको कहा गया है अवध का बादशाह। तो ये इनके उपनाम भी हमें मिलते हैं। तो इन्हें पागल किसने कहा? पागल की बात करें तो इन्हें
हम लोग देखते हैं कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ नहीं हुई थी तो उससे पहले इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, और इनके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था और इस इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था तो इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने इसे प्रस्तुत किया गया तो ये मजिस्ट्रेट को गालियां निकालने लग जाता है, और बाद में इसे जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको पागल समझा गया और फिर इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। फांसी की सजा की इनकी फाइल चल रही है कि भाई इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन इसी बीच में विद्रोह हो जाता है और विद्रोह के कारण हम लोग देखते हैं कि क्रांतिकारी इनको छुड़ा लेते हैं, क्रांतिकारी इनको छुड़ा लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाद में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इन्हें अपना नेता भी मान लिया गया था। फिर इन्हें नकारा सा क्यों कहा गया है, या इनको डंका सा, नकारा सा या डंका सा इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पालकी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो इनके अनुयायी आगे आगे नगाड़ा बजाते थे, इसलिए इन्हें नक्कारा सा या इनको डंका सा इनको कहा गया था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। फिर इन्होंने मदद की थी, इन्होंने बरेली में इन्होंने मदद की, और आप देखो कि इन्होंने लखनऊ में भी मदद की, और इन्होंने लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो जिहाद का नारा अंग्रेजों के विरुद्ध किसने दिया, ये सवाल जो है पूछा जाए आपसे, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का जो नारा है ये दिया गया है अहमदुल्ला के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया है, ठीक है। फिर होम्स के द्वारा उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे खतरनाक शत्रु कहा गया है होम्स के द्वारा अहमदुल्ला को। यदि पूछा जाए जिसको अंग्रेज अपना सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी या सबसे अच्छा जो रणनीतिकार माना गया है वो है कुंवर सिंह, जो आरा बिहार जगदीशपुर से जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया है, वो प्रमुख प्रतिद्वंदी और सबसे कुशल जो रणनीतिकार हैं वो माने जाते हैं। लेकिन होम्स ने जिसको कहा है, होम्स के द्वारा उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे खतरनाक जो शत्रु है वो बताया गया है, अहमदुल्ला को बताया गया है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और फिर इन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व, यदि ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया है, तो अहमदुल्ला के द्वारा फैजाबाद में नेतृत्व किया गया है, ठीक है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखोगे। और फैजाबाद का जो विद्रोह है, फैजाबाद के विद्रोह का दमन किया जाता है रेनार्ड के द्वारा, जनरल रेनार्ड के द्वारा फैजाबाद के विद्रोह का दमन किया गया है। ये चीजें आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और फिर हम देखते हैं कि इन्हें 50,000 रुपए के लालच 50,000 रुपए के लालच में
किसी गद्दार के द्वारा इनके बारे में बता दिया जाता है और फिर अंग्रेजों के द्वारा इनको मार दिया जाता है जून 1858 के अंदर। तो जून 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बड़ा ही कमाल का कैरेक्टर है ये 1857 की क्रांति का, जो मूलतः दक्षिण भारत के हैं, जिनका उपनाम आपको मिलता है पागल। पागल इसे एक मजिस्ट्रेट की अदालत में मजिस्ट्रेट को गालियां देने के कारण इनको कहा गया। फिर नकारा सा या डंका सा, पालकी में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जा रहे हैं तो आगे डंके बजाते हुए लोग चलते हैं, इसलिए इनको डंका सा या नकारा सा कहा गया है। और ये स्वयं खुद को अवध का बादशाह कहते थे और इनको फांसी की सजा देने की फाइल चल रही है, लेकिन विद्रोही इनको छुड़ा लेते हैं और बाद में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इनको अपना नेता मान लिया जाता है। फिर हमने देखा कि इन्होंने बरेली में मदद की है, लखनऊ में इन्होंने मदद की है, और लखनऊ में आपको ध्यान है बेगम हजरत महल। अब बेगम हजरत महल का उपनाम क्या है, आप मुझे लिख करके बताइए। मैंने आपको बता रखा पिछली क्लास के अंदर, तो इसका उपनाम आप मुझे बताइए। फिर आप देखो कि अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने जिहाद का नारा दिया और होम्स के द्वारा उत्तर भारत में अंग्रेजों का सबसे खतरनाक शत्रु इन्हें कहा गया। फैजाबाद में विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया है, जिसका दमन कर दिया जाता है रेनाड के द्वारा। बाद में मुखबरी के कारण 25,000 रुपये के लालच के कारण अंग्रेजों को इनके बारे में बता दिया जाता है और जून 1858 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखोगे। फिर ये तो बड़े बड़े जो विद्रोह हैं उनकी हम लोगों ने बात कर ली। फिर आप देखो कि कुछ स्थानीय विद्रोह भी रहे हैं और स्थानीय विद्रोह हम देखते हैं कि रेवाड़ी का विद्रोह है। रेवाड़ी का जो विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में, राव तुलाराम के नेतृत्व में। ये सवाल हमारी आरपीसी में पूछा गया है कि मेवात में नेतृत्व किसने किया, तो मेवात में नेतृत्व किया गया था सदरुद्दीन के द्वारा। फिर ग्वालियर में करते हैं तात्या टोपे की हमने बात की। और जब हम लोग राजस्थान की क्रांति पढ़ेंगे तो हम तात्या टोपे को और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान से तात्या टोपे का संबंध रहा है। और तात्या टोपे जब राजस्थान में आते हैं तो आप देखो कैसे कहा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो कोटा में, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो जब कोटा में क्रांति का दमन हो जाता तो एक बार राजस्थान में क्रांति शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वापस तात्या टोपे की राजस्थान में एंट्री होती है विद्रोह वापस शुरू हो जाता है। तो हम वहां देखेंगे इनको। तो तात्या टोपे, फिर सतारा में जो विद्रोह है वो किया गया है रंगाजी बापू गुप्ता के द्वारा। ठीक है, सतारा जगह आपके महाराष्ट्र की। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि महाराष्ट्र में विद्रोह की जो शुरुआत है, महाराष्ट्र में विद्रोह की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो रंगोजी बापूजी गुप्ते के द्वारा महाराष्ट्र से शुरुआत की गई। इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा शुरुआत की गई 6 जून 1857 को, और इसका जो दमन है इसका दमन कर दिया गया था अंग्रेज अधिकारी नील के द्वारा। हम लोग देख रहे हैं इसका दमन कर दिया गया था। फिर आप देखो असम में मणिराम दत्त के नेतृत्व में विद्रोह हुआ है, और मणिराम दत्त के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और मणिराम दत्त ने कंदपेश्वर को शासक घोषित कर दिया और इसने यहाँ विद्रोह कर दिया था। इसी प्रकार से उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा के अंदर विद्रोह हुआ है सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही के नेतृत्व में। इंदौर में बात करें तो शहादत खान के द्वारा विद्रोह किया गया है। मथुरा में हम लोग देखते हैं कि विद्रोह किया गया है देवी सिंह के नेतृत्व में। और फिर आप देखो कि मंदसौर के अंदर जो विद्रोह है वो हुआ है शहजादा फिरोज शाह के नेतृत्व में। अभी जो शहजादा फिरोज शाह है इस पर यदि हम बात करें तो फिरोज शाह मुगल राजवंश से था। ये मुगल राजवंश का शहजादा है ये। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो नेतृत्व किया है इसका मुगलों ने। मुगलों के नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई है क्योंकि बादशाह बहादुर शाह जफर ही नेतृत्व करता था। हालांकि वो सबसे कमजोर कड़ी था, अभी अपन उससे बात करेंगे। तो मुगल राजवंश का शहजादा है फिरोज शाह, और ये हज करके लौटा था और इसने आते ही 1857 की क्रांति में बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसने हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन जैसे ही दिल्ली का पतन होता है, जैसे ही दिल्ली का पतन हो जाता है, तो दिल्ली के पतन के बाद हम लोग देख रहे हैं
कि ये भारत से चला जाता है, ये भारत से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार का कोई रोचक यदि सवाल बने कि 1857 की क्रांति के दौरान वह मुगल शहजादा जो क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है लेकिन फिर वो देश से बाहर चला जाता है, तो वो रहा है आपके फिरोज शाह। ये बात आप लोग इसके अंदर ध्यान रखेंगे। फिर आप देखो कि ये तो हमने बात कर ली है, जो प्रमुख जो ठिकाने हैं, प्रमुख ठिकानों की हमने बात कर ली है। फिर आप देखो कि जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में क्या रहा है। तो एक पुस्तक है साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो पुस्तक है साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये पुस्तक है वी.डी. दिवेकर की। ये पुस्तक है वी.डी. दिवेकर की पुस्तक है, ये वी.डी. दिवेकर की पुस्तक है। और ये कहते हैं कि दक्षिण भारत में भी क्रांति रही है। ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश आदि में भी जो क्रांति है, क्रांति का विस्तार हुआ है। ये पुस्तक है, ये पुस्तक पूछी जा सकती है। साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वी.डी. दिवेकर की। और दिवेकर यहाँ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, और महाराष्ट्र में तो अभी हमने बात की ही है। महाराष्ट्र में आपने देखा रंगोजी बापू गुप्ते विद्रोह की शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ से? सतारा से विद्रोह की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखो जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत भी इसमें शामिल रहा है। ठीक है, लेकिन संपूर्ण भारत में क्रांति हुई, संपूर्ण भारत में क्रांति हुई, लेकिन संपूर्ण जनता सहभागी नहीं थी। संपूर्ण जनता सहभागी नहीं थी। तो एक हमारा खंड पूरा हुआ जिसमें हमने पहले देख लिया आपके 1857 की क्रांति के कारण हम लोगों ने देख लिए, जो आप पीछे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और एक हमने जो क्रांति की प्रमुख घटनाएं हैं, क्रांति की प्रमुख घटनाओं में हमने बरेली देखा, लखनऊ देखा, झांसी देखा, दिल्ली की हम लोगों ने बात की, फैजाबाद की हमने बात की, जगदीशपुर की हमने बात की। तो वो जो प्रमुख जगह वो हम लोगों ने देख ली। और साउथ में क्या स्थिति है, साउथ की स्थिति में हम लोगों ने देखी। अब इसके बावजूद क्रांति जो है वो फेल हो जाती है, क्रांति असफल हो जाती है। तो क्रांति की असफलता के कारण क्या हैं उस पर अपने बात करते हैं। तो क्रांति असफल रही। अब क्रांति की असफलता के कई कारण रहे हैं, कई कारण हैं क्रांति की असफलता के। बारी बारी से उन कारणों का विश्लेषण करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें एक नंबर है देसी रियासतें। तो देसी रियासतों की स्थिति क्या रही है? तो देसी रियासतों की हम बात करें तो देसी रियासतें अधिकांश देसी रियासतों के शासक अंग्रेजों के समर्थक थे। जो असंतुष्ट जागीरदार है, असंतुष्ट जागीरदारों ने जरूर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, लेकिन देसी रियासतों के शासक अंग्रेजों के पिछलग्गू बने हुए रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देसी रियासतों में एक आप देखो कि कश्मीर कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर का शासक हुआ करता था गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह ने ये कहा कि कोई भी यदि विद्रोही, कोई भी क्रांतिकारी यदि मेरी सीमा में आ रहा है तो उसे गोली मार दो, इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात कौन कर रहा है? गुलाब सिंह इस प्रकार की बात कर रहा है। फिर पंजाब की बात करें तो पंजाब लगभग शांत रहा है। और देसी रियासतों के प्रति कैनिंग कहता है, देसी रियासतों के लिए ये कहता है कि इन्होंने तूफान के विरुद्ध बांध का कार्य किया है, और नहीं तो ये तरंग हमें बहाकर ले जाती। इस प्रकार का जो कोटेशन है वो कैनिंग का मिलता है। तूफान का मतलब क्रांति। तो ये कह रहे हैं कि जो तूफान है, ये तूफान
इस तूफान के आगे देसी रियासतों ने या देसी रियासतों के शासकों ने बांध का कार्य किया, मतलब उसको रोका उन्होंने। नहीं तो ये जो तूफान के रूप में जो तरंग उठी है हमें बहा करके बाहर लेकर के बाहर ले जाती। ठीक है। फिर कैनिंग एक बात और कहता है, कैनिंग कहता है कि सिंधिया ग्वालियर का है, ये ग्वालियर की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि यदि अकेला सिंधिया भी यदि क्रांतिकारियों के पक्ष में यदि हो जाए तो हमें रातों रात बोरिया बिस्तर गोल करना पड़े, मतलब हमें यहां से भागना पड़े। इस प्रकार की बात कैनिंग कह रहा है कि यदि अकेला सिंधिया भी उनकी तरफ हो जाए तब भी हमारी हालत खराब हो जाए। तो जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें हम लोग देख रहे हैं कि सहयोगी बन के रही है। फिर आप देखो कि देसी रियासतें की सहयोगी रही। एक है दिनकर राव, एक है आपके सालार जंग, और एक हम लोग देख रहे हैं आपके जंग बहादुर। तो जंग बहादुर गोरखा सेनापति, सालार जंग जो है हैदराबाद का मंत्री है, दिनकर राव ग्वालियर का मंत्री है। और ये सारे राजभक्त हैं। एक देशभक्त होता है, एक राजभक्त होता है। राजभक्त का मतलब है जो भक्ति करते हैं, राज्य की भक्ति कर रहे हैं। तो ये राज्य की भक्ति करने वाले राजभक्त ये लोग रहे हैं। तो आप देखो कि ये जो लोग रहे हैं, इन लोगों ने इनका सहयोग किया, और इनकी जो राजभक्ति है, इनकी राजभक्ति की प्रशंसा की गई है। इनकी जो राजभक्ति है, इनकी राजभक्ति की प्रशंसा की गई है अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आप देखो कि बहादुर शाह जफर का दूत ताजुद्दीन दूत बहादुर शाह जफर का, और ये ताजुद्दीन जाता है जिंद, नाभा, पटियाला ये जा रहा है। और इन्होंने जाकर के इन रियासतों से इन्होंने समर्थन मांगा कि भाई आप हमारा समर्थन कीजिए, लेकिन इनको समर्थन नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो देसी रियासतें अंग्रेजों की समर्थक बनी हुई रही है भाई। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखोगे। फिर 1857 की क्रांति में आपसे ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने, और यदि ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी, तो सबसे कमजोर कड़ी रहा है बहादुर शाह जफर सबसे कमजोर कड़ी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति है, 82 वर्ष का व्यक्ति है ये। ठीक है। और इसके कारण इसके अंदर कोई इच्छा है नहीं। बिना इच्छा का आदमी को क्या ही काम कर सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। और आप देखो कि इसने जबरन ही नेतृत्व को स्वीकार किया था। और एहसानुल्लाह जब ये नेतृत्व स्वीकार कर लेता है तो एहसानुल्लाह इसको परामर्श देता है, और इसको परामर्श देता है कि क्रांतिकारी जब 11 मई को दिल्ली आए, तो क्रांतिकारी जब 11 मई को दिल्ली आए और इसको नेतृत्व स्वीकार करने के लिए कहा गया, तो एहसानुल्लाह ने इसको परामर्श दिया कि आपको इसकी सूचना देनी चाहिए अंग्रेजों को। तो इसने आगरा के अंग्रेज अधिकारी को इसने इस बात की सूचना दे दी थी कि क्रांतिकारी दिल्ली आ चुके हैं। दूसरा जो बहादुर शाह जफर की हम बात करें फैमिली की, तो जफर की पत्नी जिन्नत महल व इसके पुत्र ये सहयोगी रहे अंग्रेजों के सहयोगी बने रहे। इन्होंने खूब खबरें पहुंचाई। ठीक है। और अब देखो कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व स्वीकार
करने से, नेतृत्व स्वीकार करने से सिख और गोरखा, सिख और गोरखा भी समर्थन नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। और दूसरा, जफर ने देशव्यापी नेतृत्व नहीं दिया, देशव्यापी नेतृत्व नहीं दिया। तो ये 1857 की क्रांति की सबसे जो कमजोर कड़ी है ये रहा है बहादुर शाह जफर। कमजोर क्रांति क्यों है? एक तो बूढ़ा व्यक्ति है, दूसरा आप देखो कि इसने एहसान उल्लाह के परामर्श पर अंग्रेजों को खबर भी इसने पहुंचवा दी थी। फिर इसके फैमिली के जो लोग हैं वो भी इसके साथ नहीं हैं, और इसके नेतृत्व स्वीकार करने का सिख और गोरखा भी समर्थन नहीं करते, और ये देशव्यापी नेतृत्व नहीं दे पाता है। तो इस प्रकार से कमजोर कड़ी रहा है ये। फिर सूदखोर व्यापारी और शिक्षित भारतीय, ये भी अंग्रेज समर्थक रहे हैं, ये अंग्रेज समर्थक रहे हैं, सूदखोर व्यापारी और शिक्षित भारतीय। अब ये रहे क्यों है, इस क्यों पर बात करें तो सूदखोरों को ग्रामीण जनता ने इन्हें निशाना बनाया, इन्हें निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि ग्रामीण लोग इनसे ब्याज पर पैसा वगैरह लेते थे, सूदखोर हैं, तो इसका मतलब यही है कि ब्याज पर काम करते थे ये लोग। तो अब क्रांति के समय लोगों ने इनकी बइयां वगैरह ली, बइयों को जलाया। तो ये जो बात थी, इस बात के कारण जो सूदखोर है, सूदखोर इस बात से परेशान हुआ और ये अंग्रेज समर्थक हो गया। फिर व्यापारी ने साथ क्यों नहीं दिया है? तो व्यापारी के व्यापार के लिए शांति जरूरी है, लेकिन 1857 की क्रांति में शांति हो नहीं सकती है, एक तो ये कारण। और दूसरा, क्रांतिकारियों ने धन के लिए इन पर आक्रमण किए, तो इसके कारण ये भी समर्थक हो गए अंग्रेजों के। और शिक्षित भारतीयों को क्या चाहिए था? शिक्षित भारतीय ये चाहते थे, ये सोचते थे, ऐसा इनका मानना था कि अंग्रेज हमें आधुनिकता की ओर लेकर के जाएगा, अंग्रेज हमें आधुनिकता की ओर लेकर के जाएगा, इसलिए ये अंग्रेजों के समर्थक बने रहे, अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। और बड़ी ही रोचक बात है कि कलकत्ता बंबई में प्रार्थनाएं हुई है, कलकत्ता बंबई में प्रार्थनाएं हुई है अंग्रेजी राज के लिए, कि अंग्रेजी राज बना रहना चाहिए, इस बात की प्रार्थनाएं हुई है। और ये प्रार्थनाएं करने वाले, ये प्रार्थनाएं करने वाले लोग रहे हैं शिक्षित भारतीय व्यापारी, इन लोगों ने आदि और भी इनमें शामिल थे। तो इनके द्वारा यहाँ इस प्रकार की प्रार्थनाएं की गई है। फिर बंगाल का जमींदार इनका समर्थक रहा, बंगाल में जमींदार अंग्रेजों का समर्थक रहा है, अंग्रेजों का समर्थक रहा है। तो इस प्रकार से आप देखो 1857 की क्रांति में हम लोग क्या देखते हैं, 1857 की क्रांति में हम लोग देखते हैं कि देसी रियासतों का शासक, शिक्षित भारतीय, सूदखोर व्यापारी, जमींदार, ये सारे के सारे इनके पक्ष में रहे हैं आपके। फिर आप देखो कि संसाधनों की बात करें तो संसाधन एक तरफ क्रांतिकारी है तो, और एक तरफ अंग्रेज है, अंग्रेज। तो जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारियों के पास में साधन सीमित हैं, और दूसरी तरफ यहां हम देखते हैं कि अंग्रेजों के पास में संसाधन असीमित, इनके पास में संसाधन है। और फिर जो डलहौजी
के समय जो कार्य हुए, जैसे रेल का कार्य है या संचार के साधन हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो रेल है, संचार के साधन है, इन्होंने अंग्रेजों के लिए वो काम किया जो इनके सेनापति भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सेना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज गति से ये पहुंचा सकते थे। कहीं विद्रोह हो रहा है तो विद्रोह की सूचना इनको बहुत तेजी से मिलती थी, तो इनके पास में सीमित संसाधन रहे, जिसमें रेल है, संचार के साधन है आदि जो हैं वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। इसीलिए आपको याद होगा साहूमल का मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने जिक्र किया था, आप लोग मुझे बताएंगे कि साहूमल ने कहाँ विद्रोह किया था। तो साहूमल के द्वारा संचार के साधनों को नुकसान पहुंचाया गया। क्यों? ताकि अंग्रेज वहां तक आसानी से आ नहीं सके, और अंग्रेज आएगा नहीं तो विद्रोह का दमन किस प्रकार से करेगा। तो इनके पास में संसाधन जो है, संसाधन बड़े ज्यादा रहे हैं। और दूसरा, यहाँ जो हथियार है, यहाँ हथियार रहा है परंपरागत हथियार है इनके पास में, और इनके पास में हथियार है आधुनिक हथियार रहे हैं। अब परंपरागत हथियारों से, बर्छे से, भाले से, तलवार से लड़ रहे हैं ये, और इनके पास में बंदूकें हैं। और इनके लिए एक बड़ा ही रोचक कथन कहा जाता है नाना साहब के द्वारा। नाना साहब बंदूक के लिए कहता है, नाना साहब कहता है कि नीली टोपी वाली बंदूक, इसके लिए कहता है ये कहता है कि नीली टोपी वाली जो बंदूक है वो दूर से प्राण निकाल देती है, दूर से ही ये जो बंदूक है ये बंदूक प्राण निकाल देती है। इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात नाना साहब कह रहा है नीली टोपी वाली बंदूक के लिए। तो ये बातें आप लोग गौर करोगे। इनके पास में संसाधन बड़े ही सीमित रहे, यहाँ संसाधन असीमित है, वहां हथियार परंपरागत है, यहाँ हथियार आधुनिक रहे हैं। फिर वैश्विक स्थिति, तो वैश्विक स्थिति देखें तो ये भी अंग्रेजों के पक्ष में है। अंग्रेजों के पक्ष में किस प्रकार से वैश्विक स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में? एक युद्ध लड़ा जा रहा था क्रीमिया का, तो क्रीमिया का युद्ध लड़ा जा रहा था। तो ये जो युद्ध है इसमें इंग्लैंड जीत जाता है, इंग्लैंड इस युद्ध में विजयी हो जाता है रूस से। इसी प्रकार से एक अफीम का युद्ध था, और अफीम का युद्ध भी इंग्लैंड इसमें भी विजय रहता है चीन से। तो इससे क्या हो गया? इससे ये फायदा हो गया कि अब अंग्रेजों ने 1 लाख से ज्यादा, लगभग 1,12,000 यूरोपीय सैनिक इन्होंने भारत भेज दिए, क्योंकि उन लड़ाइयों से फ्री हो गए थे ये। इन्होंने भारत भेजे, और लगभग 3 लाख से ज्यादा नए सैनिक भर्ती किए, नए सैनिक इन्होंने भर्ती किए। तो इस प्रकार से आप देखोगे जो वैश्विक स्थिति है, वैश्विक स्थिति भी अंग्रेजों के पक्ष में बनी हुई रही है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर देखो कुछ चीजें हैं, जैसे जॉन लॉरेंस एक बात बता रहा है, ठीक है। तो जो जॉन लॉरेंस है, जॉन लॉरेंस कहता है कि विद्रोहियों के पास यदि एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, इसलिए कैनिंग कहता है कि यदि एक सिंधिया भी यदि हो जाए विद्रोहियों के पक्ष में, तब भी हम लोग हार जाएं। यही कहने का कारण है यहाँ, ठीक है।
तो ये बात आप लोग गौर करोगे। फिर अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 1857 की क्रांति का जो सरकारी इतिहासकार है वो रहा है एस.एन. सेन, और उनकी पुस्तक है 1857। उसमें इन्होंने लिखा है, ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति के नेताओं में आपसी द्वेष वह फूट रही है, आपसी द्वेष वह फूट रही है। इसके कारण जो क्रांति है, इसके कारण क्रांति असफल रही है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर है आपके स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नेताओं की उदासीनता, नेताओं की उदासीनता के कारण ही जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति में भारतीय हारे हैं। फिर जीबी मालेसन इस बात को कहता है कि क्रांति इसलिए असफल हो गई क्योंकि ये समय पूर्व शुरू हुई। समय पूर्व शुरू हुई, समय क्या था? ये कहता है 31 मई। 31 मई समय से पहले क्रांति शुरू हो गई, इसलिए क्रांति असफल हो गई है। इस प्रकार की बात कही जा रही है जीबी मालेसन के द्वारा। और जीबी मालेसन के द्वारा 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखी जाएगी, वो एक प्रकार से अंग्रेजों की तरफ से एक सरकारी इतिहास होगा। तो मालेसन कह रहा है कि क्रांति समय पूर्व शुरू हुई है। फिर अब देखो कि ये तो जो क्रांति की असफलता है, क्रांति की असफलता, और हमने कोटेशन देख लिया कि भाई किसने क्या कहा है। तो असफलता में हमने जो बातें पढ़ी है वो आप देखो, एक तो देसी रियासतों का समर्थक होना, दिनकर राव, सालार जंग, जंग बहादुर, इन सब की प्रशंसाएं हुई है। ताजुद्दीन दूत बहादुर शाह जफर का, ये भी गया रियासतों में समर्थन के लिए, समर्थन नहीं मिला। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी है। फिर हमने ये चीजें देख ली। फिर आप देखो सूदखोर, व्यापारी, शिक्षित भारतीय, जमींदार, ये सारे भी अंग्रेजों के पक्ष में रहे हैं। संसाधन क्रांति के कार्यों के पास में सीमित है, अंग्रेजों के पास में असीमित है। वैश्विक स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में है। और फिर इनके कोटेशन हम लोगों ने देख लिए हैं। इसमें विवेकानंद का जो कोटेशन है वो रहा है नेताओं की उदासीनता। और ये वाली जो बात है, ये वाली बात आपसे पूछी जा सकती है, जीबी मालेसन वाली बात। तो ये एक बात हमारी हो गई है। अब क्रांति को लेकर के कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्रांति की पुस्तकें यदि देखा जाए तो एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया। ये सर्वप्रथम या पहली बार किसी ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा लिखी गई रचना है। और ये रचना लिखी गई है जॉन कई के द्वारा। जॉन कई ने ये रचना लिखी है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जॉन कई ने इस रचना को लिखा है। रचना का नाम आपको मिल रहा है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसी रचना में संशोधन करते हुए एक पुस्तक लिखी गई, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857-1858। ये पुस्तक लिखी गई है, और ये पुस्तक लिखी गई है जीबी मालेसन के द्वारा। जीबी मालेसन के द्वारा। और ये एक प्रकार का सरकारी इतिहास है। सरकारी इतिहास है जो लिखवाया किसने? अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के द्वारा लिखवाया गया है। फिर आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि नेहरू जी के समय में एक पुस्तक लिखवाई जाएगी भारत सरकार के द्वारा, और उसे हम सरकारी इतिहास भी बोलते हैं, तो वो लिखेगा एस.एन. सेन। तो ये अंग्रेजों की तरफ से एक सरकारी इतिहास का दस्तावेज है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857-1858। फिर एक है रेड पैम्पलेट, और ये जो रेड पैम्पलेट है, ये रेड पैम्पलेट भी जीबी मालेसन का है। और इस पैम्पलेट में इन्होंने कैनिंग
व डलहौजी, कैनिंग व डलहौजी के कार्यों की आलोचना की है, कार्यों की आलोचना, कार्यों की आलोचना इनके द्वारा की गई है। फिर आप देखो कि एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह, म्यूटिनी शब्द का मतलब होता है विद्रोह। ये पुस्तकें आप लोग ध्यान रखोगे, आजकल किस्मों का जो ट्रेंड है, किस्मों का ट्रेंड बदला हुआ है, किताब वगैरह पूछी जाती है। तो ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये पुस्तक है टी.आर. होम्स की, टी.आर. होम्स की ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी हुई है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे भाई। फिर एक रचना है खदंगे गदर, खदंगे गदर, और ये रचना है आपके मोइनुद्दीन हसन की, या इसको कहा जाता है विद्रोह का फांस, या इसे कहा जाता है विद्रोह का तीर। इसका अर्थ है खदंगे गदर का, जो लिखी गई है मोइनुद्दीन हसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये पुस्तक मूल रूप से, मूलतः ये पुस्तक लिखी गई थी उर्दू के अंदर, और फिर इसका मैटकोफ के द्वारा इसका अनुवाद किया गया, और इसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी भाषा के अंदर। ठीक है, तो मूलतः उर्दू की पुस्तक है जिसका अनुवाद किया गया मैटकोफ के द्वारा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया है। तो ये पुस्तक है आपके खदंगे गदर। तो ये जो रचना है, ये रचना भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आप देखो कि एक रचना है आपके टू नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली। तो ये जो रचना है, ये रचना तो है चार्ल्स मैटकोफ की, चार्ल्स मैटकोफ की रचना है। लेकिन आप देखोगे चार्ल्स मैटकोफ ने रचना लिखी कैसे है, तो अंग्रेजों के दिल्ली में गुप्तचर, दिल्ली में गुप्तचर हुआ करते थे मोइनुद्दीन हसन और मुंशी जीवन लाल, ये इनके गुप्तचर हुआ करते थे। और ये ऐसे गुप्तचर थे जो क्रांतिकारियों के सामने सहानुभूति जताते थे, तो क्रांतिकारियों को लगते थे कि हमारे पक्ष में है, लेकिन ये होते थे अंग्रेजों के गुप्तचर। तो इन दोनों ने अपनी डायरियां लिखी थी, और इन दोनों ने अपनी डायरियां लिखी थी, और ये डायरियां इन्होंने दे दी थी मैटकोफ को इन्होंने अपनी डायरियां दे दी थी। और मैटकोफ ने इन्हीं डायरियों के आधार पर एक रचना लिखी टू नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली। तो ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं आप लोग ध्यान रखोगे। और फिर इसी रचना का अनुवाद हुआ है, इसका अनुवाद किया गया है उर्दू के अंदर, उर्दू में इसका अनुवाद हुआ गदर की सुबह शाम हसन निजामी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। तो मोइनुद्दीन हसन और जीवनलाल की डायरियां, इन डायरियों, ये जो डायरियां हैं, ये सौंप दी मैटकोफ को। मैटकोफ ने इन डायरियों के आधार पर रचना की टू नैरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी इन दिल्ली, और फिर इसका जो अनुवाद है उर्दू में किया है हसन निजामी के द्वारा, इसका जो अनुवाद है, इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर एक है मांझा प्रवास, ये सवाल पूछा गया है ग्रेड 3 के अंदर, ग्रेड 3 में ये सवाल पूछा गया है मांझा प्रवास। तो मांझा प्रवास रचना है विष्णु भट्ट गोडसे की रचना है। ये महाराष्ट्र से यज्ञ के लिए, महाराष्ट्र से यज्ञ के लिए आते हैं ग्वालियर, और जब ये ग्वालियर आए तो मेरठ में उस समय विद्रोह
हो जाता है या क्रांति की शुरुआत हो जाती है, विद्रोह हो जाता है या क्रांति की शुरुआत हो जाती है, तब इन्होंने लिखा मांझा प्रवास। तो विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है। ये पुस्तक पहले पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है। और इसका जो अनुवाद है, इसका अनुवाद हुआ है हिंदी भाषा में आंखों देखा गदर अमृतलाल नागर के द्वारा। अमृतलाल नागर के द्वारा हम लोग देख रहे हैं कि इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है आंखों देखा गदर नाम से। फिर एक रचना है अमर जीवन चरित। तो ये रचना है आपके दुर्गादास बंदोपाध्याय। दुर्गादास बंदोपाध्याय की रचना है आपके अमर जीवन चरित। फिर दास्ताने गदर, ये रचना है आपके जहीर दहलवी की। और ये बहादुर शाह जफर का दरबारी हुआ करता था। ये बहादुर शाह जफर का दरबारी है और इसके द्वारा रचना लिखी गई है, दास्ताने गदर इसने लिखी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। और ये हिदीस है, ये से है, ये अस सोड़तुल हिदीस, ये रचना है आपके मौलाना फजल हक की। मौलाना फजल हक की ये रचना है। और इस रचना की विशेष बात यह है कि रचना लिखी है अंडमान में। अंडमान में इस रचना को लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मौलाना फजल हक के द्वारा क्रांति में भाग लिया गया और क्रांति में भाग लेने के कारण इसको यहाँ से निर्वासित करके भेज दिया गया था अंडमान के अंदर। और अंडमान में रह करके इसने ये जो रचना है, ये रचना इसने लिखी है अरबी भाषा के अंदर। अरबी भाषा में इसने ये रचना लिखी है भाई। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर एक रचना है इसकी केसरू तवारिख। और केसरू तवारिख रचना है आपके सैयद कमालुद्दीन की। सैयद कमालुद्दीन की रचना रही है आपके। फिर है दस्तंबो। दस्तंबो डायरी है किसकी? दस्तंबो डायरी है गालिब की। गालिब की आपके डायरी रही है, जिससे 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है। और 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। और गालिब को बहादुर शाह के द्वारा मुगलों का इतिहास लिखने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये हमारी बातें हुई आज की क्लास की। और यदि आपको ये वीडियो ठीक लग रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आपको ठीक लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।